हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे सेशन की पहली क्लास है और इस ऑनलाइन क्लास का कारण आप सभी जानते हैं। कोविड-19 के कारण ऐसा हो रहा है, तो किसी भी चीज़ से हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हम विज्ञान विषय पढ़ेंगे कक्षा 10 का। इस विषय में कुल 20 चैप्टर हैं। 20 चैप्टर में एक चैप्टर रोड सेफ्टी, जो सड़क सुरक्षा के एक क्वेश्चन पूछा जाता है 3 नंबर का, एक सवाल उससे संबंधित है। बाकी 19 चैप्टर जो हैं वो बुक में है। उन 19 चैप्टर्स को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग 1 से 4 में बायोलॉजी, जिसको हम जीव विज्ञान कहते हैं हिंदी में, फिर 5 से 8 केमिस्ट्री और 9 से 11 फिजिक्स और 12 से लेकर 19 तक ये सारे चैप्टर होंगे एनवायरनमेंट स्टडीज़ के, स्पेस रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनके, और इसमें आप और भी शामिल कर सकते हैं जैसे बायोडाइवर्सिटी। और कुल 4 भागों में हम इसको मेनली डिवाइड कर सकते हैं। ये पहला पोर्शन जो है बायोलॉजी वाला पोर्शन, ये करीबन 17 नंबर का होता है। बोर्ड एग्ज़ाम में 80 में से ये 17 नंबर का होता है। और 5 से 8 जो चैप्टर हैं ये होते हैं 16 मार्क्स के। 9 से 11 जो चैप्टर होते हैं ये होते हैं 15, और जो बाकी बच जाता है आप ये रोड सेफ्टी वाला एक क्वेश्चन होता है 3 नंबर का, तो बाकी जो बच जाता है आप मान लीजिए अराउंड 29 मार्क्स ये इस पोर्शन के होते हैं। हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर शुरू करने जा रहे हैं हम। केमिस्ट्री में इस बुक में जो चैप्टर नंबर 7 है वो शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 शुरू करने से पहले उसका रीज़न ये है कि हम इस टॉपिक के बारे में, इस चैप्टर के बारे में कुछ चीज़ें हम कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं। कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं जैसे कि रदरफोर्ड मॉडल जो है परमाणु का, थॉमसन मॉडल क्या है, तो ये तमाम चीज़ें हम कुछ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो वहीं से शुरू करते हैं जब हम जिस चीज़ की हमको पहले से थोड़ी सी जानकारी है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं हम चैप्टर के बारे में। चैप्टर क्या है? पहली चीज़ कि ये चैप्टर है परमाणुीय सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और उनके गुणधर्म। ये चैप्टर बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है परमाणुीय सिद्धांत। इसमें क्या पढ़ेंगे हम कि परमाणु के रिलेटेड, परमाणु से संबंधित जितनी सारी थ्योरीज दी गई, जितने सारे सिद्धांत दिए गए, उन सारे सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। सारे नहीं, लेकिन शुरुआत में जो सिद्धांत आए, जैसे 4-5 सिद्धांत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और उनके आगे के जो सिद्धांत है वो हायर क्लासेज में है। तो हमारे यहाँ जो परमाणु सिद्धांत है उसमें थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल, एक जॉन डाल्टन मॉडल भी है। तो कुल मिला के हमारे पास अभी इसमें 4 सिद्धांत हैं। डाल्टन मेथड, डाल्टन मॉडल, उसके बाद थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल एंड नील्स बोहर मॉडल। 4 परमाणु सिद्धांत पढ़ेंगे हम परमाणु सिद्धांतों में। इसमें ये चारों परमाणु सिद्धांत किस लिए थे? ये परमाणु की संरचना को समझने के बारे में थे, परमाणु किस तरह व्यवहार करता है उन चीज़ों के लिए था, और परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है उनके बारे में कुछ व्याख्याएं की गई थी। तो ये परमाणु सिद्धांतों के बारे में है। दूसरी चीज़ है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब क्या है? वर्गीकरण का मतलब ये होता है, ऐसे समझिए आप कि समान चीज़ों को, एक समान गुणधर्म वाली, एक समान जो चीज़ें हैं उनको एक साथ रखना और अलग अलग स्वभाव वाली चीज़ों को अलग अलग रखना। जैसे हम कभी फ्रूट की दुकान पे जाते हैं, फलों की दुकान पे या सब्जी की दुकान पे, तो एक तरीके के फल एक ही साथ रखे हुए होते हैं और अलग अलग फल अलग अलग रखे। तो हमने जैसे मान लो कुछ जगह अंगूर रखे हुए हैं, कुछ जगह सेब रखी है, या अनार रखे हैं, या वो पपाया रखा है, तो वो उनके सबके गुणधर्म अलग, सबका टेस्ट अलग है, सबका साइज अलग अलग है, तो उनको उनके हिसाब से, उनके गुणधर्मों के हिसाब से अलग अलग रखा गया है। उसी तरीके से तत्वों को, जो अब तक 108 तत्व खोजे जा चुके हैं, जिसमें कुछ मानव निर्मित भी है। कुल 108 तत्व खोजे जा चुके हैं अब तक, और जिसमें से कुछ
मानव निर्मित भी है। तो उन 108 तत्वों को हमने किस तरीके से क्लासिफाई किया, किस तरीके से वर्गीकृत किया है कि उनमें से किन किन तत्वों के गुण समान हैं, उनको हमने कहाँ किस तरीके से रखा है, या जिनके अलग अलग हैं वो किस तरीके से रखा है। तो उन चीज़ों के बारे में हमने क्या पढ़ना है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। उनको एक सारणी बनाकर उन तत्वों को रखा गया है, तो उनके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण क्या है। समझ में आएगा। अगली चीज़ है तत्वों के गुणधर्म। अब गुणधर्म क्या है, जैसे कक्षा 9 में आपने सुना होगा कुछ आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो वो सारे कुछ गुणधर्म हैं कि ये तत्वों के गुणधर्म क्या है। हर एक तत्व, जैसे हम बात करें लोहे की बात करें या सोने की बात करें या चांदी की बात करें, ये सारी क्या हैं, धातुएं हैं। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो वो गैस है, नाइट्रोजन की बात करें तो वो गैस है। तो हर एक तत्व का अपना कुछ एक निश्चित गुणधर्म होता है, हमें उनके बारे में जानकारी लेनी है। तो हम इस चैप्टर में ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे। पहला परमाणु सिद्धांत, दूसरी चीज़ है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब समझ में आता है, वर्गीकरण का मतलब क्या है, जो तत्वों के गुणधर्मों के आधार पर उनको अलग अलग व्यवस्थित करना। और गुणधर्म कौन से, जैसे कि वो तत्व किस प्रकार की प्रकृति रखते हैं, उनके भौतिक गुण क्या हैं, उनके रासायनिक गुण क्या, उन भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर उनको वो किस किस प्रकार के गुणधर्म दर्शाते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत क्या, जैसे सबसे पहली चीज़ है कि परमाणु मतलब परमाणु से संबंधित, तो यहाँ शब्द आता है परमाणु। सबसे पहली चीज़ कि शब्द आया कहाँ से। परमाणु शब्द आया है, ग्रीक लेटर है, ग्रीक शब्द है एक एटोमियो। परमाणु एटोमियो शब्द ग्रीक शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है जिसको अविभाज्य या फिर जिसको और अधिक नहीं काटा जा सकता है। क्या मतलब होता है जिसका, एटोमियो का मतलब क्या होता है, अविभाज्य, या फिर क्या कह सकते हैं हम इसको, जिसको जो और अधिक नहीं काटा जा सकता। समझ में आई बात। तो सबसे पहली चीज है परमाणु शब्द कहाँ से लिया गया है कि ग्रीक शब्द है एटोमियो। उस ग्रीक शब्द एटोमियो का मतलब क्या होता है, अविभाज्य, या फिर जिसको हम क्या कह सकते हैं, जो और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है। उस शब्द से परमाणु शब्द का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो देखो जैसे कोई हमने मूवीज़ में देखा है, क्या देखा है कि जैसे कोई बाइक डेवलप होती है, सबसे पहले जैसे साइकिल का निर्माण हुआ, उसके बाद कुछ साधारण बाइक आई, उसके बाद सुपर बाइक्स आई, और उसके बाद हम देखते हैं आज रॉकेट तो नहीं कहेंगे लेकिन सुपर बाइक्स आई, उनके और तेज़ गति से चलने वाली बाइक आई। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक 2 पहिया वाहन था जिसके बारे में, तो वो बाइक्स धीरे धीरे डेवलप हुई, पहले साइकिल, फिर नॉर्मल बाइक, सुपर बाइक्स। तो उसी तरीके से जब हमने परमाणु के बारे में खोजना शुरू किया, तो सबसे पहले एक मॉडल आया, उसको सुधार करके फिर दूसरा मॉडल, उसको सुधार करके तीसरा मॉडल, इस तरीके से एक के बाद एक मॉडल बनता गया, और हम परमाणु के बारे में हमारी जानकारी धीरे धीरे समृद्ध होने लगी। सबसे पहले जो हम बात करेंगे, जैसे भारतीय दार्शनिक, 2 शब्द होते हैं, एक होता है दार्शनिक और दूसरे होते हैं वैज्ञानिक। दोनों में बहुत फर्क है, 2 शब्द होते हैं, दार्शनिक और वैज्ञानिक। हम कुछ 3 दार्शनिकों के स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और 4 वैज्ञानिक्स की थ्योरीज पढ़ेंगे। 3 दार्शनिक कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनने क्या क्या स्टेटमेंट्स कहे उनके बारे में है। दार्शनिक शब्द का मतलब क्या होता है, दार्शनिक क्या करते हैं कि वे क्या करते हैं, जो अपने आसपास होने वाली कुछ घटनाओं को ऑब्जर्व करते हैं, उनको ध्यान से देखते हैं, और उनके बाद उस पर कोई स्टेटमेंट देखते हैं, कोई ऐसा स्टेटमेंट जो उन सारी गतिविधियों को फॉलो करता है, मतलब वो उन सभी परिस्थितियों में वो जो कथन सत्य होता है। दार्शनिक का मतलब ये हुआ कि वो पहले क्या करेंगे, वो उन घटनाओं को देखेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे, और उनके बाद उनसे संबंधित एक तथ्य कह देंगे जिसका उनके पास कोई वैज्ञानिक ठोस प्रमाण नहीं होगा। वो कौन होते हैं, दार्शनिक। वैज्ञानिक क्या करते हैं, ये लोग बहुत सारी रिसर्च करते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल डेटा करते हैं, प्रैक्टिकल्स करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उनके बाद अपना कोई एक तथ्य तैयार करते हैं। तो इनके पास प्रूफ होता है, इनके पास कोई प्रूफ नहीं होता, ये केवल
स्टडीज से, ये केवल ऑब्जर्वेशन से अपनी थ्योरीज देते हैं। और वैज्ञानिक क्या करता है, वैज्ञानिक प्रैक्टिकल्स करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर उसके बाद अब कोई स्टेटमेंट या कोई थ्योरी डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दार्शनिक की। कुल 3 दार्शनिक स्टेटमेंट्स हमको पढ़ने हैं और कुल 4 वैज्ञानिकों की कुल थ्योरीज है। चलिए पहले पढ़ते हैं हम पहला है महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने क्या कहा कि जब किसी पदार्थ को जब किसी पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, समझ रहे हैं, जब कोई भी पदार्थ लें आप अपने आसपास को, जैसे कोई भी सामान ले लें, कुछ भी ले लें, लोहा है या कुछ भी ले लें, तो जब किसी पदार्थ को हम छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और हम अंततः उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जब उसको और अधिक नहीं तोड़ सकते या उसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। समझ में आ रही मेरी बात? क्या हुआ कि हमने कोई पदार्थ लिया और उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, अब इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए कि अब उसके बाद उसको और अधिक काटना संभव नहीं है। तो महर्षि कणाद ने उस सबसे जो न्यूनतम, जो सबसे छोटा अणु होगा, छोटा कण जो होगा, जिसको हम और अधिक नहीं काट सकते हैं, उसको उन्होंने नाम दिया परमाणु। परमाणु क्या हुआ कि किसी पदार्थ को काटने के पश्चात इतना छोटा कर दें कि वो उसको और अधिक छोटे टुकड़ों में नहीं काटा जा सकता। ठीक है, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, परमाणु। समझ में आ गई बात? तो इन्होंने कहा कि एक पदार्थ के आप छोटे छोटे टुकड़े करते जाइए और उन छोटे छोटे टुकड़े इस तरीके से होंगे कि जो सबसे अंतिम कण होगा, जिसको आप और अधिक टुकड़ों में नहीं काट पाएंगे, जिसको और अधिक आप विभाजित नहीं कर पाएंगे, उसको हम क्या नाम कह देंगे, परमाणु। उसके बाद दूसरे ये जो हमारे दार्शनिक थे वो थे पकुधा, काव्यायाम। दूसरे जो दार्शनिक थे वो थे पकुधा, काव्यायाम। पकुधा काव्यायाम ने क्या कहा कि इन्होंने इसके जस्ट उल्टी थ्योरी दी कि जैसे महर्षि कणाद ने तो कहा कि जैसे जो पदार्थ को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाएंगे और जो अंतिम कण होगा, और जो अंतिम सूक्ष्मतम कण होगा, उसको हमने क्या नाम दे दिया, परमाणु। तो पकुधा काव्यायाम ने ये कहा कि किसी भी पदार्थ के जो विभिन्न रूप है, आप जो भी कण आप देख सकते हैं, जो बड़े कण अपने आसपास मौजूद पाते हैं, तो उनका कहना ये था कि वो जो पदार्थ के विभिन्न रूप जो हैं वो किससे बनाए जाते हैं, इन छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर हम पदार्थ के विभिन्न रूप बनाते हैं। जस्ट इसका अपोजिट महर्षि कणाद ने कहा कि पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण है वो क्या है, परमाणु है। और पकुधा काव्यायाम ने कहा कि एक ही किसी भी पदार्थ को हम बना सकते हैं, विभिन्न रूप कैसे बना सकते हैं पदार्थ के विभिन्न रूप, हम क्या करेंगे, जो छोटे छोटे परमाणु हैं उन परमाणुओं को संयोजित करेंगे, वो परमाणु आपस में जुड़ेंगे और वो क्या करेंगे, किसी भी पदार्थ का निर्माण करेंगे। तो ये थी पकुधा काव्यायाम की। और तीसरे जो अंतिम हैं, जो ग्रीक दार्शनिक हैं, ये दोनों तो भारतीय थे, ठीक है। तीसरे हैं डेमोक्रिट्स व ल्यूसिपस। डेमोक्रिट्स व ल्यूसिपस, ये डेमोक्रिट्स व ल्यूसिपस का क्या था, ये लोग ग्रीक दार्शनिक थे, जहाँ से हमने कहा ना परमाणु शब्द कहाँ से लिया हुआ, ग्रीक भाषा के शब्द एटोमियो से, जिसका मतलब क्या होता है, अविभाज्य या और जिसको अधिक विभाजित नहीं कर सकते। डेमोक्रिट्स और ल्यूसिपस ने क्या कहा, इन्होंने पदार्थ के जो अविभाज्य कण है, किसी भी पदार्थ का अविभाज्य कण है, उस कण को नाम दिया इन्होंने परमाणु। 3 थ्योरीज थी, 3 दार्शनिक थे, महर्षि कणाद, पकुधा काव्यायाम, डेमोक्रिट्स, ल्यूसिपस। कणाद ने कहा कि पदार्थ को जब हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो अंतिम जो सूक्ष्मतम कण होगा वो क्या होगा, परमाणु होगा। पकुधा काव्यायाम ने क्या कहा कि पदार्थ के जो विभिन्न रूप हैं वो कैसे बनते हैं, जब ये छोटे छोटे सूक्ष्मतम कण आपस में संयोग करते हैं तो पदार्थ के विभिन्न रूप बनते हैं। और डेमोक्रिट्स, ल्यूसिपस ने क्या कहा कि ये जो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है उसको हम क्या कहते हैं, परमाणु नाम कहते हैं। तो ये 3 दार्शनिक थे। इसके बाद अब जब हम वैज्ञानिकों की बात करेंगे
तो सबसे पहला सिद्धांत जो है हमारा था जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, तो इन्होंने बना दी पहले साइकिल। कैसे साइकिल बनाई? जैसे जॉन डाल्टन का क्या है कि जो परमाणु की खोज का श्रेय है वो दिया जाता है जॉन डाल्टन को। परमाणु की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? जॉन डाल्टन को। कुछ इसमें इसके पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं हम। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो पहली चीज़ ये कि परमाणु की खोज करने का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है? जॉन डाल्टन को। परमाणु की खोज का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है? जॉन डाल्टन को। डाल्टन का सिद्धांत जो है वो 3 नियमों पर आधारित था। डाल्टन का सिद्धांत 3 नियमों पर आधारित था। पहला है रासायनिक संयोजन का नियम, और दूसरा इसमें है निश्चित अनुपात का नियम, और तीसरा इसमें है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, पहली बात तो इसमें जॉन डाल्टन सिद्धांत में परमाणु की खोज का श्रेय किसको जाता है? जॉन डाल्टन को जाता है। और उसके बाद ये जो जॉन डाल्टन का सिद्धांत है ये 3 चीज़ों पर निर्भर करता है: रासायनिक संयोजन का नियम, निश्चित अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हालांकि ये तीनों चीज़ें हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट हम इनको समझ सकते हैं। जैसे कि रासायनिक संयोजन का नियम क्या है? जैसे नाम से समझ में आता है, संयोजन होगा मतलब क्या होगा? कण जुड़ेंगे, परमाणु आपस में जुड़ेंगे, और किस तरीके से जुड़ेंगे? वो रासायनिक रूप से जुड़ेंगे। जैसे ही हम समझते हैं कि कोई भी पदार्थ जो हो वो आपस में रासायनिक रूप से जुड़ते हैं, उनमें वो उनके बीच कोई ना कोई रासायनिक बंध होता है। तो क्या कहेंगे हम? जब 2 या 2 से रासायनिक संयोजन का नियम क्या होगा कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु अथवा अणु आपस में क्या करेंगे? रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? रासायनिक संयोजन का नियम। अब क्या होगा? जब जैसे ही 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में जुड़ेंगे तो किसी तीसरी चीज का निर्माण करेंगे। जब भी 2 या 2 से अधिक परमाणु जुड़ेंगे तो वो क्या करेंगे? तीसरी चीज का निर्माण करेंगे। और यही जो तीसरी चीज का निर्माण है वो क्या करेगा? इस नियम को क्या कहते हैं हम? रासायनिक संयोजन का नियम। ये अणु या परमाणु किस तरीके से जुड़ेंगे आपस में? एक दूसरे से रासायनिक बंध के माध्यम से जुड़ पाएंगे। दूसरा है निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम क्या हुआ? जैसे हमने कहा कि जैसे हम बहुत कॉमन फॉर्मूला है एक CO2। ठीक है, CO2 क्या है? कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड। इसमें क्या है? कार्बन कितने परमाणु हैं? 1। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2। इनका अनुपात क्या है? 1:2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी क्या होगा? कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु परस्पर 1:2 के रूप में संयोग करेंगे तो वे क्या निर्माण करेंगे? कार्बन डाई ऑक्साइड का निर्माण करेंगे। अगर ये अनुपात कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात यदि 1 और 1 हो, 1:1 हो, तो इसको क्या कहते हैं हम? कार्बन मोनो ऑक्साइड। कार्बन मोनो ऑक्साइड। ठीक है, तो इस चीज को हम यहां से समझते हैं कि जब इनका अनुपात 1:2 का था तो इसको हमने नाम दिया कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक अलग गैस है। और दूसरा क्या है कि जब इनका अनुपात कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:1 है तब इसको हमने क्या नाम दिया? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो किसी भी निश्चित अणु या यौगिक के निर्माण के लिए परमाणुओं का निश्चित अनुपात में, निश्चित संख्या के अनुपात में संयोजन ही क्या है? निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है,
तो रासायनिक संयोजन का नियम हमने पढ़ा, हमने निश्चित अनुपात नियम पढ़ा। अगला नियम है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम मतलब क्या है कि कोई भी पदार्थ का जब निर्माण होता है तो वो किसी रासायनिक अभिक्रिया के बाद होता है। कोई भी दो अणु या परमाणु परस्पर क्रिया करते हैं और तीसरी चीज का, प्रोडक्ट का या उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इसको कैसे समझेंगे हम, जैसे इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि मान लीजिए एक बिल्कुल एक साधारण रिएक्शन जो हमने पहले भी पढ़ी है, NaOH प्लस HCl H2O प्लस NaCl, ठीक है। या फिर इसको ये लिख लीजिए C प्लस O2 से बना CO2, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से देखेंगे कि एक परमाणु है, एक अणु है, ये परस्पर सहयोग कर रहे हैं और एक तीसरे अणु का निर्माण कर रहे हैं। तो दो चीज़ों ने मिलकर तीसरी चीज़ का निर्माण किया। अब द्रव्यमान संरक्षण का शब्द से समझते हैं हम। द्रव्यमान संरक्षण मतलब द्रव्यमान इनका भार, संरक्षण मतलब जो है वही रहेगा। तो इसको हम समझेंगे, कार्बन एक परमाणु है तो कार्बन एक गुणा कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12 AMU। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, तो ये हो गया 12 AMU। ऑक्सीजन कितने परमाणु, 2, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, तो ये हो गया 32 AMU, ठीक है। और इधर देखेंगे हम तो एक कार्बन एक परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु, तो ये टोटल कितना आ रहा है 12 प्लस 32 दैट इज 44 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो 12 AMU प्लस 32 AMU, ये कितना आ रहा है 44। इधर कितना हो रहा है 12 और 32 44 AMU। तो दोनों तरफ एक अभिक्रिया के अभिकारकों का कुल अणुभार और उत्पादों का कुल अणुभार जो दो है वो क्या रहेंगे, दोनों समान। तो इसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अभिकारकों का कुल अणुभार बराबर होगा किसके, उत्पादों के कुल अणुभार के। तो इसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। समझ आई बात। रासायनिक संयोजन का नियम, निश्चित अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण, इन 3 नियमों पर आधारित है। किसका सिद्धांत, जॉन डाल्टन का। तो जॉन डाल्टन को पहली बात तो क्या कि परमाणु की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है, जॉन डाल्टन को। उसके बाद जॉन डाल्टन का नियम जो है वो 3 बिंदुओं पर निर्भर करता है। वो 3 बिंदु क्या है, रासायनिक संयोजन का नियम, निश्चित अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। रासायनिक संयोजन का नियम क्या हुआ कि परमाणु जो है वो क्या होंगे, रासायनिक रूप से एक दूसरे से जुड़ेंगे और अणु का निर्माण करेंगे, ठीक है। निश्चित अनुपात का नियम क्या है कि ये जो परमाणु जब संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो एक निश्चित अनुपात में जब संयोग करेंगे तभी एक निश्चित अणु का या परमाणु का पदार्थ का निर्माण करेंगे। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, इसको शॉर्ट में हम समझ सकते हैं कि अभिकारकों का कुल अणुभार बराबर होगा किसके, उत्पादों के कुल अणुभार के बराबर होगा। ठीक बात। अभी तक हमने जॉन डाल्टन का सिद्धांत नहीं पढ़ा, अभी तक केवल हमने क्या पढ़ा, एक तो इसको खोजकर्ता का है और इसके नियम की निर्भरता। अब जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था। सबसे पहली चीज कि जॉन डाल्टन ने ये कहा कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और इन कणों को क्या कहते हैं हम, परमाणु। वही बात जो हम पहले जिन दार्शनिकों ने रिपीट करी थी उसी बात को ये लोग भी आगे लेकर गए। तो इसमें क्या लिखा था, तो प्रत्येक पदार्थ जो है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, परमाणु। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, परमाणु। छोटे छोटे कण, इसको हमने क्या नाम दे दिया, परमाणु। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिनको हम क्या कहते हैं, परमाणु। दूसरी बात, ये जो परमाणु होता है वो क्या होता है, अविभाज्य। अविभाज्य हम जानते ही हैं, अविभाज्य का मतलब क्या है, जिसको और अधिक नहीं तोड़ा जा सके। पहली बात कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इन छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं हम, परमाणु। और दूसरी बात क्या कि ये जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं। तीसरी चीज क्या है कि समान तत्वों के परमाणु, समान तत्वों के परमाणु
जैसे मान लीजिए हमने एक तत्व ले लिया, आयरन ले लिया, मतलब लोहा ले लिया या सोना ले लिया, चांदी ले लिया, कोई भी एक तत्व ले लिया, तो समान तत्वों के परमाणु जो हैं वो क्या रहेंगे, समान गुणधर्म प्रदर्शित करेंगे। उनके भौतिक व रासायनिक गुण क्या होंगे, समान होंगे। समान गुणधर्म, गुणधर्म कौन से, भौतिक गुणधर्म, जैसे उनका जो है अणुभार या परमाणु भार है वो समान होगा, उनकी परमाणु संख्या समान होगी, तो क्या होगा या उनकी क्या कहें रासायनिक गुण भी समान होंगे। जैसे मान लीजिए कोई धातु है, लोहे का कण लिया, तो लोहे का एक कण जैसा व्यवहार करेगा दूसरा कण भी वैसा ही व्यवहार करेगा, ये मजबूत होगा तो ये भी मजबूत होगा, ठीक है। और नहीं तो हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का एक अलग परमाणु लो जो है, दूसरा अलग परमाणु, दोनों गैस है तो दोनों ही गैस रहेंगे। तो एक ही प्रकार के तत्वों के परमाणु के गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। समान तत्वों के परमाणु के कैसे गुणधर्म बताएंगे, समान गुणधर्म। समान कौन से, भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके क्या होंगे, समान। भौतिक गुणधर्म कैसे हो जाएंगे, जैसे उनका परमाणु भार है या उनकी परमाणु क्रमांक है, उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उनमें प्रोटॉनों की संख्या, तो वो सब क्या होंगे, समान। ऑब्वियस सी बात है, एक तत्व के तो समान रहेगा, लोहा लोहा ही रहेगा, इधर रखो चाहे उधर रखो, ठीक है। तीसरी चौथी चीज क्या है कि अगर ये तत्व भिन्न भिन्न हो जाएंगे, भिन्न भिन्न तत्वों के अगर परमाणु लेंगे तो क्या होगा, उनके गुणधर्म भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। जैसे मान लो एक हमने लिया, लोहा ले लिया, दूसरा ले लिया ऑक्सीजन ले लिया। अब लोहा तो मजबूत होता है तो उसका वो रिजिड है, वो उसको आप दबा नहीं सकते। गैस है, ऑक्सीजन ले ली, दूसरी चीज़ हमने ऑक्सीजन है तो वो गैस है, वो दबाई जा सकती है, उसका आयतन निश्चित नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक ही प्रकार के तत्वों को लेंगे तो उनके एक ही तत्व के परमाणु लेंगे तो उन तत्वों के तो गुणधर्म होंगे समान, और अगर आप अलग अलग तत्वों के परमाणु लेंगे तो उन तत्वों के गुणधर्म क्या होंगे, अलग अलग होंगे। हमें आती है बात। 4 पॉइंट पढ़ लिए हमने। पहला, सबसे पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन छोटे कणों को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणु जो होता है वो अविभाज्य होता है। समान तत्वों के परमाणु होंगे तो उनके गुणधर्म भी क्या रहेंगे, समान रहेंगे। भौतिक व रासायनिक गुणधर्म क्या रहेंगे, समान। भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है। अगला 5वां पॉइंट है कि विभिन्न यौगिक, जैसे हमने कहा कि कोई भी यौगिक है, कोई यौगिक का मतलब क्या होता है, जब क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु, यौगिक का मतलब क्या होता है, कक्षा में हमने परिभाषा पढ़ी है ये। यौगिक का मतलब क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु क्या करते हैं, रासायनिक रूप से संयोग करते हैं। और संयोग किस प्रकार करेंगे, उनकी जो संख्या है वो, उनका अनुपात जो है वो क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। जैसे हमने अभी पढ़ा CO2 है, जब भी हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनानी है तो क्या होगा, ये 1:2 में ही नीचे एक कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1:2 में रहेगी, तब हमारे किस गैस का निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। ठीक है। तो यौगिक जब भी बनेगा, CO2 है या फिर आप में ले लो NaCl ले लो, ये क्या होता है, साधारण नमक, या फिर ले लो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, इसको ले लो। तो क्या है कि जब भी कोई भी यौगिक का निर्माण होगा तो उसके लिए क्या आवश्यक है कि ये जो परमाणु संयोग करेंगे, इनका निश्चित यौगिक बनाने के लिए, निश्चित यौगिक बनाने के लिए इनकी संख्या भी निश्चित, संख्याओं का अनुपात भी निश्चित होगा। और दूसरी बात, ये संख्याओं का अनुपात सदैव पूर्णांक होगा। आप इसको नकारात्मक, नेगेटिव नहीं ले सकते, या फिर आप इसको क्या कहते हैं, उसको आधे में, इनकम्प्लीट या फ्रैक्शन में नहीं ले सकते, भिन्न रूप में नहीं ले सकते। जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक मान लीजिए कोई A और B, कोई 2 परमाणु है, ये 1 ले लिया, ये आधा ले लिया, तो इस प्रकार से नहीं होगा। क्या जरूरी है कि जरूरी क्या है कि जब भी 2 या 2 से अधिक परमाणु संयोग करके यौगिक बनाएंगे तो पहली शर्त तो ये होगी कि वे यौगिक निर्माण के लिए निश्चित अनुपात में जुड़ेंगे, और वो निश्चित अनुपात वाली जो संख्याएं होंगी वे सदैव क्या होंगी, पूर्णांक होगी। वो कभी भी भिन्नात्मक रूप में नहीं हो सकती, सदैव क्या होंगी, सदैव
पूर्णांक में होगी, कभी भी आधा पौन पाव ऐसा नहीं होगा, हमेशा क्या होगी, जैसे यहाँ पे देखिए H2SO4 है तो हाइड्रोजन 2 सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4, हमेशा ये ऐसा ही रहेगा, आप इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको H2SO4 बनाना है तो यही अनुपात रखना पड़ेगा, तब ये यौगिक बनेगा। और दूसरी चीज़, ये नंबर्स हमेशा क्या होने चाहिए, पूर्णांक, इनको आप वो नहीं कर सकते, ये हमेशा क्या हो रहेंगे, पूर्णांक, ये इनको आप भिन्नात्मक रूप में नहीं लिख सकते। तो ये हमारा हो गया 5वां पॉइंट। तो अनुपात जो है वो पूर्णांक संख्याओं में रहेगा, ठीक है। जब भी क्या होगा, दो या दो से अधिक परमाणु यौगिक परमाणु जो मिलके क्या बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे, और जब ये यौगिक बनाएंगे तो उनका अनुपात निश्चित होगा, और ये निश्चित संख्याएं क्या होंगी, पूर्णांक होंगी, ये कभी भी भिन्न रूप में नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए, और इसका लास्ट और अंतिम पॉइंट है इसका 6 पॉइंट, कि जब भी कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिखी थी, जैसे NaCl प्लस H2O, सॉरी NaCl प्लस HCl, तो इससे बना था H2O प्लस सॉरी HCl प्लस NaOH प्लस HCl, तो इससे क्या बना था, H2O और NaCl, ठीक है। तो देखिए इधर देखिए, पहले यहाँ इस अभिकारकों की साइड में सोडियम कितना है, 1 है, उत्पादों की साइड में सोडियम कितना है, 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 1 + 1 2 है, क्लोरीन यहाँ 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केवल जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तब क्या होता है, केवल जो परमाणु होते हैं वो अपना स्थान परिवर्तित करते हैं, वो केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं, उनमें से ना तो किसी परमाणु का ह्रास होता है, ना तो कोई नष्ट होता है, ना कोई नया परमाणु बनता है, केवल उनका रीअरेंजमेंट होता है, वो पुनर्व्यवस्थित होते हैं। जैसे आपने अभी देखा कि ये सोडियम था, ये Cl के पास चला गया और ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया OH के पास, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया, H2O और NaCl। तो ये क्या हुआ है, केवल परमाणु एक अपनी जगह से छोड़ के दूसरी जगह गया है और दूसरा परमाणु उसकी जगह आया है, तो ये क्या हुआ, केवल रीअरेंजमेंट, पुनर्व्यवस्था हुई। तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ना तो कोई परमाणु नया बनता है, ना ही कोई परमाणु नष्ट होता है, केवल क्या होता है कि केवल एक पुनर्व्यवस्था होती है, परमाणु अपना स्थान पर परिवर्तित करते हैं, एक की जगह जाकर दूसरा जुड़ जाता है। तो ये था हमारा जॉन डाल्टन का सिद्धांत, 6 बिंदुओं में था। सब पहली बात, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिनको हम कहते हैं परमाणु। दूसरी बात, परमाणु जो होता है वो अविभाज्य होता है। तीसरी बात, समान तत्वों के परमाणु जो होते हैं वो क्या कैसे गुणधर्म रखते हैं, समान भौतिक व रासायनिक गुणधर्म रखते हैं, और अलग अलग तत्वों के परमाणु होंगे तो वो अलग अलग भौतिक व रासायनिक गुणधर्म रखेंगे। तीसरी चीज़, यौगिक निर्माण के लिए जो निश्चित संख्याओं का अनुपात होगा वो सदैव क्या होगा, पूर्णांक संख्याओं में। और सबसे लास्ट अंतिम चीज़ क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले परमाणु है वह ना तो नष्ट होते हैं ना ही नए बनते हैं, केवल उनकी क्या होती है, पुनर्व्यवस्था। तो ये था हमारे जॉन डाल्टन का सिद्धांत। अब जैसे ये साइकिल तो बन गई, साइकिल में कुछ कमी रही होगी तभी आगे उन्होंने मोटरसाइकिल बनाई, तो इसमें क्या कमी थी, इस सिद्धांत में क्या कमी थी, इस सिद्धांत में ये कमी थी कि जॉन डाल्टन ने जो अवपरमाणविक कण होते हैं, अवपरमाणविक कण कौन कौन से होते हैं अवपरमाणविक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हम जानते हैं इनके बारे में। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, किसी भी परमाणु सिद्धांत के बारे में हम जब इसे आगे जब भी हम पढ़ेंगे तो उनमें सब में क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जिक्र किया हुआ है। तो जॉन डाल्टन ने किसी भी अवपरमाणविक कण के बारे में कोई जानकारी नहीं बताई थी, तो ये इन सिद्धांत की जो वो क्या है, कमी है। क्या है, कमी या सीमा, क्या कहते हैं इसको, कमी या सीमा। तो जॉन डाल्टन की सिद्धांत कमी क्या है कि उन्होंने किसी भी अवपरमाणविक कण के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। अवपरमाणविक कण कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, धन्यवाद।